गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। हमें कल देखा था चैप्टर 4 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। थोड़ा सा 5-6 लाइन में हम लिख पाए उतना क्वेश्चन हमारी ओर से अभी हम लिख सकते हैं। चलो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कल कंप्लीट हो गई। आप यहाँ पे डेट लिखो 22/6/21। आज का हमारा वर्क है जो व्याकरण बोध है वो आज हमें कंप्लीट करना है। तो हम थोड़ा बहुत देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हो सके तो लिखते जाओ, नहीं हो पा रहा है, आप लिख नहीं पा रहे हो, क्लीन नहीं दिखता है, तो फिर बाद में आप लिख सकते हो। तो काव्य सौंदर्य, काव्य कविता सौंदर्य खूबसूरत कहते हैं ना, कि कविता को देखना नहीं है लेकिन उसको जब गाते हैं हम तो उसका जो लय है, गाने का जो तू है, वो गाने की जो उसका तरीका है। वेरी गुड। आज क्लास सब अच्छे से बैठे थे, कोई किसी की आवाज नहीं आ रही थी ना। सही। चलो मैं लेक्चर मोड में नहीं डालू तो भी आप ऐसे ही क्लास लेते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपको कुछ डाउट है तो ही हम बात करेंगे, लेकिन अच्छी बात है। तो कविता का जो लय होता है, गाने की स्टाइल होती है, तरीका होता है, उसमें हम जो भी कविता गेयात्मकता, ये कविता की सबसे बड़ी विशेषता कहलाती है। लय, तुक, यति और गेयात्मकता, ये सब जो चीजें हैं वो कविता में हमें अच्छी तरह से दिखाई देती है, वो उसकी खास विशेषता मानी जाती है। कौन से लय में, जैसे कि हम सुबह प्रेयर करते हैं, कोई भी प्रार्थना हम जब गाते हैं तो कैसे लय से गाते हैं। कोई कविता ऐसी होती है कि उसका तुक, पीछे का शब्द देखो तो एक जैसा होता है तो उसको तुक कहते हैं। गाने की स्टाइल गेयात्मकता, गाने की जो स्टाइल है वो विशेष होती है, हम उसको गा सकते हैं अच्छी तरह से। कोई पाठ है तो उसको हम गा नहीं सकते हैं। तो कुछ कविताएं जिसमें उसका तुक जो है वो नहीं होता है तो हमें वो शब्द को बदल भी सकते हैं। इस कविता की प्रत्येक पंक्ति में अंत में तुक मिल रहा है। ये कविता की विशेषता क्या है जो हमने ये पढ़ा है। जो यहाँ पे देखो, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, नी शब्द जो आता है, बानी, कहानी, तो ये सारे तुक वाले जो शब्द सभी जगह, उठाया, पाया, चूक उन्होंने उसे उठाया, या सभी जगह एक जैसा तुक मिल रहा है। ये आपको समझने के लिए बता रही हूँ। तो ये कविता का जो तुक मिल रहा है तो वो उसकी खास विशेषता मानी जाती है कि अच्छी बात है। और आगे देखें तो काव्यांश की दूसरी पंक्ति में देखो, आपको एक अंडरलाइन वाला शब्द मिलेगा, लाइन किया हुआ शब्द मिलेगा। तो ये शब्द उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दिखाने के लिए और उसकी समानता किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार कि कोई भी ऐसी विशेषता और दूसरे चीज की उसके जैसी है, उसकी समानता बताने के लिए। क्या मैसेज हो रहा है बेटा? फालतू मैसेज के लिए मैंने मना किया है कि आपकी कोई और पढ़ाई के अलावा और कोई मैसेज नहीं होना चाहिए। बेटा एक बार बोल दिया आपको कि ये नहीं करना है तो वो चीज दूसरी बार होनी ही नहीं चाहिए, राइट? चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमें यहाँ पे व्याकरण बोध मिला है। व्याकरण बोध में हमें कुछ व्याकरण के अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे दिए, उसके आंसर हमें बताने हैं।
तो किसी मूल शब्द के नए शब्दों का निर्माण करने के लिए जो शब्द बना जाता है, शब्दों की अभिवृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे शब्द भंडार में से कोई एक शब्द दिया है जिसके द्वारा हमें 2-3 शब्द, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय लगा के लिखते थे ना, वैसे ही ये शब्द है। देखो, जैसे आलय और श्रम। हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। कितने? 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो उसमें पहला कौन सा? आलय। आलय शब्द का हमें कुछ शब्द लिखना है। तो न्यायालय, जो आ का उच्चारण बोलने से होता है, लिखा नहीं जाता है। न्यायालय। तो पुस्तकालय, वाचनालय। तो ये लय जो है, उस आलय शब्द का प्रयोग करके हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। श्रम, श्रमिक, श्रमदान, परिश्रम। जो श्रम शब्द है उसके लिए श्रमिक और शब्द भंडार कहा है। तो और शब्द उसके द्वारा हम शब्दों की अभिवृद्धि, नए नए शब्द में उससे से बना सकते हैं। नीचे हमें और इसके जैसे बहुत शब्द दिए हैं, तो हम उसके लिए भी नए शब्द बनाकर लिखेंगे। नीचे लिखे शब्दों से नए शब्द बनाइए। पहला शब्द लिखा है जय। जय का हम शब्द बनाएंगे यहाँ पे, तो पराजय, विजय, जयकार। आप अपनी ओर से भी बता सकते हो और लिख सकते हो। आप पराजय, विजय और जयकार, ये तीनों शब्द आप लिख सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट, आपको दूसरा शब्द दिया है खुश। खुश शब्द दिया है, तो खुश का खुशहाल, खुश मिजाज, खुशबू। खुशहाल, खुश मिजाज और खुशबू। चलो दूसरा आपने लिख लिया, खुश, खुशहाल, खुश मिजाज और खुशबू। इरादे, मेरी आवाज नहीं आ रही, कट होके आ रही है। हेलो, अब आई? अभय, अभय मेरी आवाज आ रही है? यश, अब आ गई। चलो ठीक है। चलो इसके बाद आप देखेंगे, मैं जहाँ पे वो आपको पेन से दिखा रही हूँ वो आपको लिखना है। शायद आपको दिखाई तो देता होगा। काल, कालखंड, कालवाचक और काल चक्र। हम इसके शब्द लिख सकते हैं, कालखंड, कालवाचक और काल चक्र।
चलो उसके बाद मान शब्द का हमें लिखना है। मान का पहला लिखो अपमान, मानहानि, और मान सरोवर। ये 3 शब्द आप लिख सकते हो। मान हानि, मान सरोवर और अपमान। कला, कला का कलाकार, कलावती और कलाकृति। चलो हो गया ये। बेटा मुझे एक बात आपको बतानी है। मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, आपने देखा था कि कितना मैम ने भेजा है? आप पूरा तो देखते नहीं हो कि मैम ने कितना भेज दिया और कितना बाकी। मैंने जो पीडीएफ आपको भेजा है क्वेश्चन आंसर के साथ, उसमें सब कुछ है। ये व्याकरण बोध भी है। आप कभी खोल के देखो तो पता चलेगा। आप क्वेश्चन लिख लिया, इसके बाद वाला जो पेज है वो आपको ये सारा उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ है, पूरा चैप्टर है उसमें। ठीक है, समझ में आया आपको? पूरा चैप्टर पीडीएफ में मैंने आपको दे दिया है। अब दूसरी बार नहीं सेंड करूंगी, आप किसी से ले लेना। नहीं है तेरे पास तो दूसरे से ले। क्लास में आती है तो तुझे मिल ही गई होगी। चलो ये कंप्लीट हो गया। कला का कलाकार, कलावती और कलाकृति। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कोई ऐसे शब्द है जिसके हमें अपोजिट शब्द लिखने हैं। सदैव, निर्दय। सदैव का लिखो निर्दय। कोमल, कठोर। रक्षक, भक्षक। रक्षक का भक्षक। पक्ष, विपक्ष। अपक्ष भी चलता है, विपक्ष भी चलता है। हानि, लाभ। जय, पराजय। चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3, उसमें हमें तत्सम और तद्भव शब्द कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताया है। तो हम देखेंगे तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है। हिंदी में हमें ज्यों का त्यों उसका प्रयोग किया जाता है। जैसा है वैसा ही हम उसका उपयोग करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? चलो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। यस, चलो नेक्स्ट
इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द है जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। मैंने यहाँ से पूछा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, कि जो के त्यों उस शब्द को, संस्कृत शब्द को उसी ही रूप में हम उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कूप, कर्म, दुग्ध, ग्राम, ये 4 शब्द हैं। बहुत सारे ऐसे तो शब्द है कि जो उसी संस्कृत शब्द को हम अपने ही उसी के रूप में ही हम उसको हिंदी में बोलते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का अर्थ क्या है कि वो जो शब्द संस्कृत शब्द है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम उस शब्द को हिंदी में लिखते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जो तत्सम मीन्स जो म लगा है ना, तत्सम, वो संस्कृत का उसी शब्द को हम उसी के रूप में लिखते। और तद्भव उसका मीनिंग है कि उससे बना हुआ जो शब्द संस्कृत है उस शब्द को हम थोड़ा परिवर्तन करने के साथ हम उसको हिंदी में लिखते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कुआ, कूप मीन्स कुआ, काम, कर्म का काम, दुग्ध का दूध और ग्राम्य का गांव। यहाँ पे जो तत्सम शब्द है उसका हिंदी में थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिखा गया है। दोनों एक जैसे, कूप का कुआ, कर्म का काम, दुग्ध का दूध, ग्राम्य का गांव, थोड़ा चेंज किया है। तो ऐसे हमें कुछ तत्सम शब्दों से निर्मित तद्भव शब्द यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया गया है। पहला देखो, आम्र, आम्र का आम, दंत, दांत, मुख, मुंह, द्रुत, घी, कपूर, कपूर, हस्त, हाथ, सर्प, साप, अर्ध, आधा, दुग्ध, दूध, कर्म, काम, कोकिल, कोयल, क्षेत्र, खेत। तो ये तत्सम शब्द का कुछ परिवर्तन करके हमने यहाँ पे उसका नया रूप में उसको लिखा है। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द कहे जाते हैं। नीचे देखो, नीचे कुछ हमें शब्द दिए हैं, उसका हमें तत्सम शब्द बनाकर लिखना है। तद्भव शब्द को हमें तत्सम के रूप में लिखना है। नींद, निंद्रा, नींद तो निंद्रा, नींद, निंद्रा, घर, गृह, पत्ता, पत्र, पत्ता का पत्र, काम, कार्य, सत्य, सच, सत्य का सच, आम्र, वो आपको ऊपर भी दिया है कोई शब्द, आम, शत, शो, चंद्र, चांद।
चलो उसके बाद उसकी जैसी एक और एक्सरसाइज हमें यहाँ पे दी गई है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के उचित तत्सम शब्द, 3 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है। तत्सम और तद्भव रूप लिखना है, उसका पर्यायवाची नहीं देखना है। हमें यहाँ पे तद्भव शब्दों का उचित तत्सम शब्द लिखना है। तद्भव का तत्सम, ये शब्द जो है तद्भव है। तद्भव में हिंदी का संस्कृत में हमें ढूंढना है। तो रात, रात का रात्रि, रात्रि, रात का रात्रि। उसके बाद देखो सूरज, सूर्य, सूरज का सूर्य। आंख, आंख का नयन, नेत्र और अक्षी, संस्कृत में उसको अक्षी कहते हैं। मोर, नीलकंठ, मयूर, पक्षी, मयूर, मोर को मयूर कहा जाता है। चलो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट। चलो इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। 4 नंबर एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। तो हमें कविता और कहानी, कहानी मीन्स पाठ, जो हम लिखते हैं, तो ये वाक्य रचना में क्या अंतर होता है। कविता लिखी जाती है या पाठ लिखा जाता है। कोई भी स्टोरी लिखनी है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, वाक्य रचना कैसी होती है, दोनों में अंतर होता है, दोनों में फर्क, अंतर मीन्स दोनों अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो हमें कोई कहानी लिखनी है तो कहानी लिखते समय हम कर्ता और कर्म और क्रिया को, क्रम को ध्यान में रखकर लिखते हैं। कर्ता और कर्म और क्रिया तीनों को ध्यान में रखकर लिखते हैं। तो इस प्रकार ये वाक्य रचना शुद्ध मानी जाती है। पहले कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे कि सदै निर्दय में विवाद हुआ, ये वाक्य यहाँ पे लिखा है, वो आपको कहानी के रूप में लिखा है। यहाँ पे हमें उसको कविता के, ये सही है, ये वाक्य जो है वो सही तरीके से लिखा है, हमें उसको कविता के रूप में बदलना है। तो हम उसमें क्या करते हैं, आपको पद्य या कविता लिखते समय लय और तुक को ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रिया को ध्यान में रखकर वाक्य लिखा जाता है, उसको शुद्ध माना जाता है। और कविता में आपको कविता के रूप में लिखना है तो उसका तुक और लय को ध्यान में रखकर, लय और तुक, लय कैसे गाया जाता है। और मैंने आगे भी आपको बताया, पीछे के जो शब्द होता है ना, वो उसका तुक होता है, वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि हमें आगे कविता में देखा, मैंने अभी आपको बताया कि आप देखो यहाँ पे सब जगह पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा माँ मेरी क्या बानी, पीछे के शब्द मैं सुन रहा कहानी, नी शब्द का उच्चारण ये तुक के हिसाब से देखे, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी, ये सारे तुक और लय के हिसाब से हमें पूरी कविता में यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें पठन के रूप में, कहानी के रूप में लिखना है, तो हम ऐसे
लिख सकते सदै निर्दय में विवाद हुआ। और जब हमें कविता के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? हुआ विवाद सदै निर्दय में। अब उभय आग्रही थे स्व विषय में, यहाँ पे पठन में लिखना है तो स्व विषय में थे उभय आग्रही। पाठ में देना था तो हम ऐसे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तू और लय दोनों देख कर हमें उसको लिखना है। तो हम उसे कैसे लिखते हैं? यहाँ पे अलग दिया है, उसका हमें यहाँ पे भी अलग तरीके से लिखा। सदै निर्दय में विवाद हुआ, हुआ विवाद सदै निर्दय में, ये गा सके वैसे लिखा है। हम उसका गायन कर सकेंगे, बोल सकेंगे, अच्छी तरह से गा सकेंगे, ऐसे लिखा गया है। तो हमें कविता के रूप में लिखने के लिए उस वाक्य रचना का क्रम परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे तुक मिलाने के लिए हम वाक्य रचना को फेरफार कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। स्लो आ रही है मेरी आवाज? स्लो तो नहीं है, मैं फास्ट ही ज्यादा जोर से बोल रही हूँ। फिर भी कंटिन्यू क्लास रहता है ना, तब ऐसा होता है बेटा। कंटिन्यू क्लास है ना, इसलिए। तो यहाँ पे तुक मिलाने के लिए जिस शब्द को वाक्य रचना में क्रम परिवर्तन किया जाता है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए हैं। आप देखो नीचे कि कुछ पंक्ति दी गई है, उसको हमें गद्य में बदलना है। कुछ पंक्तियां हमें यहाँ पे दी गई है, उसको हमें गद्य के रूप में बदलना है। लहराता था सागर में जल, ये कविता के रूप में दिया है, हमें उसे गद्य में रूप में बदलना है। तो सागर में जल लहराता था, सागर में जल लहराता था। लेफ्ट मत हो बेटा, बार बार आपको आवाज नहीं आ रही है, ऐसा है, इसलिए ऐसा होता है। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी होता है, कंटिन्यू नहीं रहता है, कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है। ठीक है, जिसको नहीं आ रही आवाज वो लेफ्ट होके फिर ज्वाइंट हो जाओ। देव कभी कभी अच्छी आती है, कभी कभी कट होती है। प्लस तो पहला हमने लिखा सागर में जल लहराता था। आपको ये वाला क्रम ही चेंज करना है, क्रम परिवर्तन करके लिखना है। ये पद्य दिया है, उसको गद्य में रूपांतरित करना है। चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा, खिले हुए थे फूल चाहूं और, ये हिंदी में कविता के रूप में लिखते ना, तो जो देखो खिले हुए थे फूल चाहूं और, चाहूं चारों ओर, गद्य में रूपांतरित करेंगे तो चारों ओर फूल खिले हुए थे। कविता में ऐसे शब्दों का उपयोग होता है और उसको ट्रांसलेशन करेंगे हम पठन में, पाठ में, तो चारों ओर फूल खिले हुए थे।
चारों ओर फूल खिले हुए थे। 1 मिनट, लेफ्ट मत हो बेटा, बोरा। चारों ओर फूल खिले हुए थे। चलो वो तो आपने ऊपर से लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखो, लास्ट वो थी करुणा हृदय में अपार। हृदय में अपार करुणा थी। हृदय में अपार करुणा थी। चलो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट। और 4 एक्सरसाइज थी वो हमारी 1 2 3 4 चारों कंप्लीट हो गई। आपका बाकी है तो आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लें और क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। अब नेक्स्ट देखो, लेखन अभिव्यक्ति। आप स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, विद्यालय से घर पहुंचते पर आपकी मम्मी, आपकी माताजी आपके साथ जो बातचीत करती है वो माँ के साथ हुए अपने संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। हमें अपनी माता जी से कैसे बातचीत करते हैं, जैसे वो हम स्कूल से जाते हैं तो वो हमारे से पूछती है, क्या क्या पूछती है, हम उसका आंसर कैसे देते हैं। आपको अपना अभिप्राय बताना है यहाँ पे। कि जैसे कि मम्मा आपको सबको एक जैसा ही क्वेश्चन पूछती है कि कैसा रहा आपका स्कूल, तूने टिफिन सारा खा लिया, क्या होमवर्क में मिला है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमारे साथ मम्मी पूछती है, हम उसका जवाब देते कि हाँ मम्मा ऐसा हुआ था, ये क्लास में ये किया था, वो किया, हिंदी का क्लास, इंग्लिश का, ऐसे का आप सब्जेक्ट वाइज सब डिटेल्स बताते हो। तो ये दोनों के बीच क्या संवाद लेखन संवाद होता है, वो आपको अपनी ओर से चलो यहाँ पे हमारी लेखन अभिव्यक्ति हो गई। उसके बाद रचनात्मक कौशल ओनली पढ़ने समझने के लिए है कि आपको कोई भी पुस्तक चाहिए, जैसे मैथिली शरण गुप्त की ये कविता जो हमने पढ़ी आज, उसके जैसे आपको दूसरी कोई कविता चाहिए तो हम कविता कोश ऐसा लिख के उसमें मैथिली शरण की बहुत सारी हिंदी की कविताएं आपको उसमें से मिलेगी उसके जैसी। दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इसके नीचे दूसरा, ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं है। कहानी कविता वो सब लिखते थे उसी समय के जो लेखक और कवि थे वो।
तो यहाँ पे हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की भी कविता, उसी तरह मेरा बचपन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, ये सारी कहानियां, उसकी माँ अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम की कविता, माता पिता आदि सभी कविताएं आपको उसमें से मिलेगी। आगे देखो उसके जैसे और भी बहुत सारे, जैसे कि आपको यहाँ पे फिल्म के बारे में बताया गया कि तारे जमी पर, आपने वो फिल्म देखी होगी, उसमें मैं कभी बदलाता नहीं, वो गीत आपको सुनना है। आप उसी गीत सुनोगे, शंकर महादेव ने वो गीत गाया है। यहाँ पे आपको पूरा बताया है कि मैं कभी बदलाता नहीं। ये जो तारे जमी पर पिक्चर है ना, उसमें शायद स्कूल का बच्चों का ही पूरा पिक्चर है। आपने देखा होगा, बहुत साल हो गए ये पिक्चर आया उसका भी। तो इस गीत शंकर महादेव ने गाया है, और अपने विद्यालय में कोई ऐसा उत्सव हो तो आपको यहाँ पे बोलने के लिए, आपको गाने के लिए कह रहा है कि मैं कभी बदलाता नहीं। किसी को आता है ये गीत? हेलो हेलो, किसी को आता है? बाय नहीं कहना, अभी मैंने बोला ही नहीं है कि आप बाय करके चले जाओ। क्यों इतना जल्दी है? 12 बजे के पहले किसी को लेफ्ट नहीं होना है, लेकिन मैं एक्शन लगा दूंगी जिसने बाय कहा है ना उसको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? चलो, ये गीत कौन सुनाएगा? वन मिनट। मैं यहाँ से जब तक आपको मैसेज ना दूं कि अभी क्लास पूरा हो गया है, तब तक आपको बाय नहीं हो ना। जितनों ने बाय किया वो सबके आज एब्सेंट लगेगी, राइट? आप प्रेजेंट थे फिर भी एब्सेंट लगा दूं। 12 बजे के पहले किसी को लेफ्ट नहीं होना है। बहुत सारे, आपको इतनी जल्दी है? मैंने गीत के बारे में आपको पूछा कि तारे जमी पे, वो जो पिक्चर है उसमें जो गीत है मैं कभी बदलाता नहीं, वो आपको मुझे बताना है। किसको आता है उसके बारे में पूछा, तब तो आपको बाय का मैसेज शुरू कर दिया। दिशिका को आता है? चलो दिशिका, दिशिका। यस मैम। तुझे आता है? यस मैम, थोड़ा सा ही आता है। हाँ, तो एक दो लाइन आता है तो भी गा के सुना। मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैम बस इतना ही आता है। बस, अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा, आप देख लेना वो मूवीज को, उसमें से ये गीत सुन लेना, राइट? चलो ठीक है, ओके। और स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। कल मैं चेक करूंगी, क्वेश्चन आंसर भी आपका शायद कल क्लास है या नहीं है, तो परसों चेक करेंगे।
चेकिंग तो होगा। ओके, चलो ऑल स्टूडेंट्स बाय बेटा।